नमस्कार सभी को। मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा कक्षा 6 का जो तीसरा जो अध्याय है इतिहास जानने के स्रोत, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उसकी मैं विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहला हम पढ़ते हैं कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत हैं। दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के बारे में। क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत पुरा काल के अंतर्गत आप पढ़ोगे, आदि काल के अंतर्गत है विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई थी है, और इसके अलावा है विविध प्रकार के यहाँ पे राजवंश आए थे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, ख्यात वगैरह ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ सिक्के वगैरह हैं, जिनके माध्यम से उन राजवंश की जानकारी हमको मिलती है। तो इसी की कड़ी में आप पहले पढ़ोगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों कौन से हैं? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत कि प्राचीन काल के वह अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं को समझने में सहयोग मिलता है। मेन पढ़ें तो स्थान और घटनाओं को समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो वे अवशेष जो पुराने समय की, जो किस समय का है, वो वहाँ कौन सी घटना घटी थी, कहाँ घटी थी, तो ये जो जानकारी हमको बताएंगे उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और ऐसे स्रोत में दोस्तों अभिलेख भी आते हैं, मुद्रा, स्मारक, मुद्रा बोले तो सिक्के आ जाएंगे, स्मारक है, और कलाकृतियां हैं, और उत्खनन से प्राप्त सामग्री सम्मिलित हैं। तो इनसे तत्कालीन जीवन को समझा जा सकता है। तो पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, कुछ अभिलेख की सिर्फ बेसिक जानकारी दी गई है। जैसे आप कक्षा का स्तर आपका उन्नत होगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जाओगे, तो उस अभिलेख की पूरी डीप से डीप बातें आपको पढ़ी जाएगी कि ये अभिलेख किस टाइम का है, किसने लिखा था, किसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इसी अध्याय में सिर्फ और सिर्फ आपको अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, इनके बारे में सामान्य जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों आगे देखिए, अभिलेख। अभिलेख कौन से हैं? ये हमें शिलालेख, पत्थर की बड़ी पट्टिकाओं, शिलालेख मतलब पत्थर की बड़े बड़ी पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं, चट्टानों पर लिखे गए हैं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर लिखे गए हैं, स्तंभ, भवन, गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए हैं, मूर्तियों के ऊपर लिखे गए हैं, स्तूपों पर, मठों पर, तालाब, खेतों में, खड़ी शिलाओं पे आदि पे उत्खनन किए हुए मिलते हैं। और नेक्स्ट आप बात करते हैं अभिलेखों की क्या उपयोगिता है। तो ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। जैसे दोस्तों आप पढ़ोगे, राजस्थान में साहित्य की विधा पढ़ते हैं, तो पूर्वी जो अंचल है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि बाटों के द्वारा जो साहित्य की विधा है, वो दोस्तों कौन सी है? पद्य है। और इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे साहित्य की जो चारणों की विधा है दोस्तों, वो गद्य है। तो राजस्थान के अंतर्गत या पितु भारतवर्ष के अंतर्गत ये जो अभिलेख हैं, वो विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। और इन अभिलेख में तात्कालिक शासक, उनके आश्रित अधीन लोगों के बारे में जानकारी, उनकी रानियों की जानकारी, उनके पुत्रों की जानकारी, और उनके अधीन जो सामंत थे, जागीरदार थे, उनकी जानकारी, उनकी घटना की जानकारी मिलती है। उन राजाओं ने कौन कौन से कार्य करवाए थे, कौन सी उनकी उपलब्धियां थी आदि का इसके बारे में दोस्तों जानकारी दी जाती है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है कि उस समय के अंतर्गत है किस प्रकार के कर प्रचलित थे, किस प्रकार का समाज था, राजा की किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, राजा की किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी। तो तात्कालिक कंप्लीट जानकारी उसके अंतर्गत दोस्तों मिलती है। लेकिन एक चीज़ सुन लीजिए दोस्तों कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो राज प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, तो राजा की प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। प्रशंसा वाले प्रशस्ति कहलाएंगे। अब दोस्तों देखिए, राजस्थान के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं।
तो आप नाम देखोगे नगरी का अभिलेख। दोस्तों ये नगरी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ है। नंबर 2 अध्याय में दोस्तों आपने पढ़ा था कि मेवाड़ जो अंचल है उसको पहले सीवी जनपद कहते थे, और सीवी की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या माध्यमिका थी। मध्यमिका या माध्यमिका वर्तमान में क्या है? नगरी है। और ये नगरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। कणसवा का अभिलेख। दोस्तों ये कणसवा का अभिलेख कोटा के अंतर्गत है। गटियाला का अभिलेख दोस्तों जोधपुर में है, और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी भी देता है। लेकिन इसी गटियाला के अभिलेख में राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी भी दोस्तों दी गई है। जबकि आपसे पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष में सती प्रथा की पहली जो साक्ष्य मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है, और राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है तो वो गटियाला अभिलेख से मिलती है। गटियाला अभिलेख कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में है। इसके बाद आप देखोगे किराड़ू का अभिलेख है। तो किराड़ू का अभिलेख दोस्तों कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और किराड़ू का दोस्तों प्राचीन नाम है वो किरातकूप भी है। तो किराड़ू को किरातकूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे नांदसा का अभिलेख। 2 नंबर अध्याय में दोस्तों आपने पढ़ा था कि नांदसा का जो यूप स्तंभ है वो कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। और वो किस राजवंश के विजय की जानकारी देता है? तो मालवों की विजय की जानकारी देता है, भीलवाड़ा में है। बरनाला का है वो जयपुर के अंतर्गत है दोस्तों। और सामोली का अभिलेख है वो दोस्तों उदयपुर में है। और गुहिल वंश की जो शासन काल का जो समय है उसके समय की जो जानकारी देता है दोस्तों वो सामोली का अभिलेख देता है। तो आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार, भूमि कर, द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि उदाहरण के लिए आप देखोगे तो गटियाला जो अभिलेख है वो प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देता है जो जोधपुर में है। जबकि बिजोलिया अभिलेख चौहानों के इतिहास को बतलाता है। जब कभी आप पढ़ोगे कि बिजोलिया का अभिलेख कहाँ पे है तो भीलवाड़ा में है। और चौहानों को यह वत्स गोत्रीय यानी कि ब्राह्मण वंशी भी बताता है दोस्तों। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से चौहान की जानकारी, गटियाला से गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। जबकि चीरवा का जो शिलालेख है वो राजा रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है दोस्तों। आगे आप देखोगे स्मारक दोस्तों। तो राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में आप देखोगे तो बहुत सारे बावड़ियाँ भी है, महल भी है, दुर्ग भी आ जाते हैं। तो राजस्थान के विविध स्मारकों में दोस्तों दुर्ग सम्मिलित हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे चित्तौड़गढ़ है, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा भवन देखा जाए तो राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक जो भवन हैं, स्नानागार हैं, जनसाधारण के लिए घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी दोस्तों स्मारक है, जिनके ऊपर कहीं न कहीं कोई न कोई अभिलेख या शिलालेख दोस्तों लिखा हुआ मिलता है। जैसे मैं मंदिर के तौर पे बताऊं आपको तो बिलोत माता के मंदिर अजमेर से भी एक शिलालेख आ जाता है। जैसे आपसे बताया जाए कि खिम्मल माता का मंदिर कहाँ पे? बसंतगढ़ सिरोही में है। तो वहाँ भी दोस्तों हैं बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है। तो कोई मंदिर से है, कोई महल से, प्रत्येक कहीं न कहीं जगह से दोस्तों कुछ शिलालेख या प्रशस्ति मिलती है। जैसे इसके अंतर्गत बावड़ी की बात, झील की बात करते हैं तो रासमंद झील के किनारे दोस्तों नौ चौकी, उत्तरी भाग इसका नौ चौकी पाल है और यहाँ पे राज प्रशस्ति लिखी गई है। तो इसी प्रकार कोई बावड़ी, महल, दुर्ग में भी कहीं न कहीं कोई प्रशस्ति या फिर आपको अभिलेख मिल जाता है दोस्तों। तो ये सारे जो वस्तुएं हैं वो हमें उस समय की स्थापत्य कला की, धार्मिक विश्वास की, कि कौन कौन से देवता को पूजते थे, किसमें बिलीव करते थे, ये उनके पूजन की जो पद्धति थी उसकी जानकारी बताते हैं। मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी दोस्तों ये हमें करवाते हैं। अब दोस्तों आप देखोगे मुद्राएं, कि उस समय जो सिक्के प्रचलित थे उनके बारे में जानकारी आती है। तो मुद्राओं की बात करते हैं तो मुद्रा अथवा सिक्के छापों या प्रतीक से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पे अंकित जो चिन्ह हैं वो भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का एहसास यानी कि ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। तो दोस्तों कभी आप पढ़ोगे जैसे कि रामशाही सिक्के हैं, इसके अलावा दिनार पढ़ते हो, या इसके अलावा पढ़ते हो सालिम शाही सिक्के हैं,
तमचाशाही सिक्के हैं। तो दोस्तों प्रत्येक सिक्कों के बारे में तात्कालिक जो राजा है उसकी जानकारी, राजा के शासन प्रबंध की जानकारी और उनके सिक्कों के ऊपर जो समय या जो वर्ष लगाया गया है कि किस समय का ये छपा हुआ है, अंकित है, मुद्रित है, तो उसकी भी जानकारी मिलती है। और जो जो राजा थे जिस धर्म में विश्वास करते थे उन्होंने क्या किया कि उन सिक्कों के ऊपर अपने उसी देवता की वहाँ पे मुद्रा है वो चित्रित करवाई है। तो उसमें उस समय की वहाँ की धार्मिक व्यवस्था की जानकारी भी दोस्तों ये हमको देते हैं। आहड़ उदयपुर में है। रेड सभ्यता दोस्तों टोंक में है और यहाँ से काफ़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और रेड सभ्यता दोस्तों बात करते हैं ढील नदी के किनारे विकसित हुई थी। बेराट है, रंग महल, सांभर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि के वंश काल क्रम, राज्य शासन, अधिकृत सीमाओं की जानकारी भी दोस्तों मिलती है। अब इस सिक्के टॉपिक का दोस्तों अगली क्लास में आप डिटेल से विस्तृत जानोगे कि कौन सा सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ था और किस राजा ने उसको तैयार करवाया था। अब दोस्तों आती है बर्तन और कलाकृतियां हैं। तो उत्खनन से हमें तात्कालिक बर्तन आदि कलाकृतियां भी प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खुदाई, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर और गोखड़ों की कारीगरी आदि को भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे कलाकारों ने क्या है बर्तनों के ऊपर है, दरवाज़ों के ऊपर है और खंभों के ऊपर भी क्या है अपनी अलंकरण किया है, चित्रकारी की है। तो उनसे भी दोस्तों उस समय की हमको तात्कालिक व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। हमें ऐसे भी बर्तन प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थान से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन हैं, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र है, दीपक है, पूजन की जो सामग्री आदि से हम पूर्वजों की जो कला कौशल को भी हम दोस्तों समझ सकते हैं कि किस प्रकार की वहाँ पे कला प्रचलित थी। जैसे कि हम देखते हैं कि गणेश्वर जो नीम का थाना है, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, यहाँ से तांबे के जो अवशेष मिले हैं, तांबा का जो बर्तन मिला है, तांबा का मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। और गणेश्वर को दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यताओं की दोस्तों ये जननी भी है। जोधपुर सभ्यता दोस्तों जयपुर की है। नोया सभ्यता भरतपुर। तो दोस्तों नोया सभ्यता भरतपुर से एक ईंट मिली है जिसके ऊपर भी क्या है चित्रकारी की गई है। तो चित्रित ईंट भरतपुर से है दोस्तों। तांबे के बर्तन गणेश्वर सीकर से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से लाल काले मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। तो लाल काले मृद भांड दोस्तों वो आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृद भांड आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। गिलुंड पड़ता है दोस्तों राजसमंद। तो यहाँ से भी अनेक पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिनके ऊपर कोई न कोई कलाकारी भी दिखाई गई है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखोगे ताम्र पत्थर, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि तांबे का एक पत्थर है, तांबे का एक पूरा प्लेट है, इसके ऊपर कुछ लिखा गया है। तो तांबे के बड़े बड़े पत्थरों पे खोदे गए लेखों को ताम्र पत्थर कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्थर भी कहा जाता है कि कोई भी राजा है किसी गौशाला को, किसी मंदिर को कोई भूमि दान करता था तो वो इसका उल्लेख तांबे के पत्थर पे करवाता था, तो इसे दान पत्थर भी कहते थे, इसे ताम्र पत्थर भी कहा जाता है दोस्तों। तो इनसे हमें किसी राजा के काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल आदि की जानकारी का हमको पता चलता है दोस्तों। और अब इसके बाद दोस्तों है साहित्यिक स्रोत है, दूसरा आता है। तो अभी तक दोस्तों ये थे पुरातात्विक स्रोत। अब आप जानोगे दोस्तों कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। तो इतिहास जानने में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है दोस्तों। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी सहायता मिलती है दोस्तों। 12वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ज्ञानकृत पृथ्वीराज विजय, आपसे ग्रंथ पूछा जा सकता है साहित्य का कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, तो जयानक ने है। पृथ्वीराज विजय और महाकाव्य चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, वो नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। उसमें क्या चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर
अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर की विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। तो नैन आप पढ़ोगे, नैन चंद्र सूरी ने लिखी थी हमीर महाकाव्य, उसमें चौहानों के इतिहास का भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर पे आक्रमण किया था उसकी भी जानकारी दोस्तों इसमें इंगित है। अगले आप देखोगे राजस्थान के साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचीरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचीरी वचनिका ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध वचनिका दोस्तों। और साहित्य एक ऐसी विधा जो साहित्य हम पढ़ेंगे गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है, उसको वचनिका भी कहते हैं दोस्तों। संस्कृत में से चंपू काव्य भी कहा जाता है। पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास और जग्गा खिड़िया ने लिखा था दोस्तों वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है कि कौन सा कोई साहित्यकार पढ़ोगे किस राजा का दरबारी था, तो उस साहित्यकार ने उस राजा का टाइम निर्धारण भी उसमें लिखा है, उस राजा की उपलब्धियों का जिक्र भी किया है, उस राजा की सामाजिक धार्मिक आर्थिक तमाम व्यवस्थाओं को अपने इस साहित्य के अंतर्गत दोस्तों पिरोया है। अब आगे देखोगे मुहणोत नैणसिरी ख्यात है, बांकीदासरी ख्यात है, दयालदासरी ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में जानकारी मिलती है। जैसे आप देखोगे दोस्तों कि जसवंत सिंह प्रथम की जानकारी है या मारवाड़ परगनारी विगत की जानकारी है, इनसे भी हमको जानकारी मुहणोत नैणसी ने दी है। और मान सिंह के आश्रित दरबारी थे बांकीदास, तो बांकीदास ने मान सिंह की व्यवस्था प्लस जोधपुर की व्यवस्था की जानकारी बांकीदासरी ख्यात में बतलाई है। तो अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि फारसी उर्दू तवारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेष मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। तो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में फारसी उर्दू ग्रंथों की भी इसमें योगदान दोस्तों आता है। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास के पितामह जनक कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी थी और पश्चिमी भारत की यात्रा लिखी थी। तो इन दोनों किताबों में भी राजस्थान के इतिहास को क्रम वाइज इसने पिरोया है और लिखा है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, इनको राजस्थान का दोस्तों राज्य कवि भी कहते हैं। तो इन्होंने हाड़ौती में वंश भास्कर लिखा है। कवि राजा श्यामलदास ने दोस्तों वीर विनोद ग्रंथ लिखा है जो कि 4 खंडों में लिखा गया है। और इसके पश्चात आप पढ़ोगे विश्वेश्वरनाथ रेवकृत मारवाड़ राज्य का इतिहास है। गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा ने लिखा है उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इतिहास का ग्रंथ भी जानकारी मिलती है। अगले अध्याय में दोस्तों आप इन इतिहासकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जानोगे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों। जैसे अभिलेख है तो ताम्र पत्थर आदि पे लिखा गया अभिलेख कहलाता है। उत्खनन खुदाई को क्या बोलते हैं? उत्खनन कहते हैं। मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं दोस्तों? मृदभांड कहते हैं। और वंश भास्कर किसने लिखी थी दोस्तों? सूर्यमल जी मिश्रण ने। इन्हें राजस्थान का राज्य कवि भी कहते हैं और ये बूंदी के थे हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को दोस्तों प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा था चीरवा। तो चीरवा का शिलालेख से समर सिंह की जानकारी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। अगला अध्याय हम जानेंगे चौथा